Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. Students, I am Fahad Shabir Bhatti, your physics MD cat tutor. और आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसमें हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इसमें से किस किस तरह के MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं और ये कितना ज़्यादा वर्सटाइल टॉपिक है। तो बगैर इंतज़ार किए चलिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले कूलम्स लॉ। अगर तो आपने अपने एफएससी को रिवाइज किया तो आपको ये बात याद होगी कि कूलम्स लॉ जो असल में 1784 में स्टेट किया गया था, किससे स्टेट किया था भला? चार्ल्स कूलम ने 1784 के अंदर। स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट जो एक फ्रेंच इंजीनियर था जिसका नाम था चार्ल्स कूलम, तो उसने चार्जेस के दरमियान में पैदा होने वाली फोर्सेस के बारे में बताया। अब एक बड़ी कॉमन सी बात हम डिस्कस करेंगे। हम ना कूलम्स लॉ को लेके चलेंगे बिल्कुल बेसिक से। कूलम लॉ ने किसकी बात की भला? कूलम्स लॉ ने बात की चार्जेस की। आप समझिए कि हमें पता ही नहीं कि बेसिकली चार्जेस होते क्या हैं। हम चार्जेस से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल डिस्कस द कंप्लीट कूलम्स लॉ। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर चार्जेस की बात की जाए तो चार्जेस बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी हैं, एक ऐसी खसूसियत हैं किसी भी सब्सटेंस की जिसकी वजह से वो किसी भी और सब्सटेंस को या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच some body any substance attracts or repels any other substance is called charge। चार्ज की वजह से किसी और सब्सटेंस को या अपनी तरफ खींचा जा सकता है या उससे अपने से दूर हम भेज सकते हैं। अगर यहाँ से जनरली देखा जाए तो चार्जेस दो तरह के आ जाएंगे। अगर तो हम चार्जेस की बात करें तो हमारे पास चार्जेस हो जाएंगे दो तरह के। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, जबकि सेकंड को हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज। अब आपने ना ये बात अपनी एफएससी में बार पढ़ी होती है कि डेड बॉडी हैज़ पॉजिटिव चार्ज, डेड बॉडी हैज़ नेगेटिव चार्ज। तो एक बात याद रखिएगा कि एक एटम कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे। मेजर ये तीन पार्टिकल्स हमारे पास कंसिस्ट करते हैं एक एटम के अंदर। अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बेसिकली न्यूक्लियॉन्स। ये दोनों ऐसे पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होते हैं। तो बाहर फिर कौन रह गया? इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या फिर चाहे चार्ज नेगेटिव हो, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होने में किरदार सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है। तो हम ये बात याद रखेंगे कि अगर कभी भी ये कह दिया जाए कि किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर कि पॉजिटिव चार्ज आता है किसी भी बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, कम हो जाए, तो पॉजिटिव पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है और बॉडी पॉजिटिव चार्ज कंटेन करती है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है कि डैट इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव पार्टिकल्स की निस्बत ज़्यादा होने की वजह से बॉडी पर नेगेटिव चार्ज रिजाइड करता है। और देखें दो तरह की चीज़ें, एक तो वो कि हर सब्सटेंस एटम से मिलकर बना है, उसके अंदर एटम्स हैं और वो तमाम एटम्स डिपेंड करते हैं यहाँ पे कंसिस्ट करते हैं चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। उनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। लेकिन एक चार्ज वो है जो हम बॉडी को देते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा मैट्रिक के अंदर कि अगर हम वूल कपड़े के साथ रब करें बॉडी को तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर यहाँ पे देखें तो जोन सा चार्ज हम बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, जोन सा चार्ज बॉडी को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चार्ज हमेशा आउटर सरफेस के ऊपर रिजाइड करता है। हमारा दिया गया चार्ज हमेशा रिजाइड करता है कहाँ पे? आउटर सरफेस पे। ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता।
तो हमने 2-3 चीज़ें सीखी कि चार्ल्स कूलम्ब ने बात की चार्जेस के बारे में। चार्जेस बेसिकली हैं क्या, प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से किसी और सब्सटेंस को अट्रैक्ट या रिपेल किया जा सकता है। और अगर तो हम बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की, तो पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से, जबकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की ही तादाद ज़्यादा होने की वजह से आता है। और अगर तो मैं कभी भी किसी बॉडी पर चार्ज दूं या मैं उसको चार्ज प्रोवाइड करूं, तो वो हमेशा उसकी आउटर सरफेस के ऊपर रिजाइड करेगा, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करता। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात देखिएगा कि इस सारे चार्ज के बेसिक नॉलेज के बाद चार्ल्स कूलम्ब ने कहा क्या था, अब हम उसकी बात करेंगे। चार्ल्स कूलम्ब ने कहा था कि जब भी हमारे पास कोई से भी दो चार्जेस होंगे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस वन इज अ नेगेटिव चार्ज। अब जो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज की है that is Q1 and the magnitude of negative charge is Q2 and the distance between them and the distance between Q1 and Q2 that is basically R। हम इसको R से शो कर सकते हैं। तो इन दोनों बातों को मैं देखूं तो इस सिस्टम में चार्ल्स कूलम्ब ने ये कहा कि जोन सी फोर्स होगी ना पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, डायरेक्ट होगी इनकी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के, जबकि रिवर्स होगी ये फोर्स इनके दरमियान में डिस्टेंस के स्क्वायर के। और अगर मैं इसे करूं कंबाइन तो फार्मूला बन जाता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ख़त्म करना है प्रोपोर्शन को, यहाँ पे कांस्टेंट को आना चाहिए, और जैसे ही कांस्टेंट की बात की जाएगी तो ये फार्मूला बन जाएगा F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ, हम इसे कूलम्ब फोर्स भी कह सकते हैं और हम इसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं। दिस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर यहाँ पे K की बात की जाती तो दिस K इज बेसिकली कूलम्ब कांस्टेंट। दिस K इज नेम्ड कूलम्ब कांस्टेंट और हम इसे इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर तो यहाँ से हम इस K को देखें तो इस K का भी फर्दर फार्मूला स्टूडेंट्स, and that formula is K is equal to 1 over 4 pi epsilon absolute. This factor is called absolute permittivity. This factor is called absolute permittivity. और अगर हम यहाँ से देखें ना तो नोट कीजिएगा चार्जेस के दरमियान में डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी नहीं है तो मैं इसको स्पेस या वैक्यूम कह सकता हूँ, लेकिन इन्हीं चार्जेस के दरमियान में एयर भी हो सकती है। और स्टूडेंट्स, इन्हीं चार्जेस के दरमियान वाटर भी हो सकता है। मतलब कि हम इन दो चार्जेस के दरमियान डिफरेंट मीडियम्स को प्लेस कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या डिफरेंट मीडियम को प्लेस करने से जो इनके दरमियान में फोर्स जो हमें ये फार्मूला बता रहा है क्या वो सेम रहेगी? तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। हर डिफरेंट मीडियम की एक अपनी वैल्यू होती है, एक अपनी वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। लेकिन अब वो कैसे पॉसिबल है? जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ आपको ये बात बड़े एग्जाम्पल के साथ। जो वैल्यू है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दैट इज एक्चुअली 8.85 क्रॉस 10 पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अगर तो मैं बात करता हूँ एयर की तो एब्सोल्यूट वैल्यू या परमिटिविटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 8.86 10 पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर।
अगर स्टूडेंट्स मैं यहीं पर बात करता हूँ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ टेफ्लॉन की, तो डैट इज एक्चुअली 17.8 क्रॉस 10 पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो क्या हम ऐसे हर वैल्यू की एक वैल्यू परमिटिविटी की एब्सोल्यूट याद रखेंगे हर मीडियम की? ये तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा हमारे लिए। फिर हमने इसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व किया। हमने कहा अगर देखा जाए ना तो दीज ऑल वैल्यूज़ आर एक्चुअली मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। तो मैं इसे यूँ तो सिंपल लिख सकता हूँ ना, आई कैन राइट इट एज लाइक दिस। मैं कह सकता हूँ कि 1 टाइम्स 8.85 10 पावर -12। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.006 क्रॉस 8.85 10 पावर -12, और इसे मैं लिख सकता हूँ एज 2.1 टाइम्स 8.85 10 पावर -12। अब क्या आप एक बात नोट कर रहे हैं कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो क्या मैं इस कंप्लीट फार्मूला को कुछ यूँ लिख सकता हूँ कि K इज़ आल्सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सलॉन नॉट और एप्सलॉन R, यानी कि जो यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ स्पेस, जिसको हम वैक्यूम भी कह सकते हैं। तो वो ये वाली वैल्यू नहीं आ गई 8.85 8.85 8.85, और एप्सिलॉन आर क्या आ जाएगा? जो हर मीडियम का मल्टीपल था, जो अलग अलग था, जो हर मीडियम का वैक्यूम के लिहाज से था, वैक्यूम के रिलेटिव था। सो आई कैन राइट इट एज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव स्टूडेंट्स किस चीज के रिलेटिव? रिलेटिव टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो दिस के is actually equal to 1/4 pi epsilon naught and epsilon r। तो पता लग गया हमें कि किस तरह से हम वैल्यूज को पुट करते हैं। आपकी बुक में सेकंड पेज पे जो टेबल ड्रॉ किया गया है ना, वो एप्सिलॉन आर की वैल्यूज का है। वो दोज आर द वैल्यूज ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि ये बात कह दी जाती है कि इस पूरे केस में जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ना, the value of epsilon naught that is 8.85 10 power -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू तो कंफर्म हो गई। ठीक है, अब ज़रा फर्दर नोट कीजिएगा यहीं पे कि अगर मेरे पास एक K की वैल्यू हो और मैं इस K की वैल्यू को पुट कर देता हूँ इस फार्मूला में, तो मेरे पास ये फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? तो ज़रा नोट कीजिएगा, दो तरह के केसेस हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो बात करते हैं हम वैक्यूम की, अगर तो वैक्यूम की बात करेंगे तो दिस फार्मूला बेसिकली बिकम्स F वैक्यूम विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। एप्सिलॉन आर नहीं आया क्योंकि वो 1 था वैक्यूम के लिए। और फर्दर देखें, अगर तो मैं बात करता हूँ सेकंड केस, जहाँ पे कोई ना कोई मीडियम एक्चुअली इन्वॉल्व था, जहाँ पे कोई भी डाई इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व होगा। अब देखिए हमने एक और लफ्ज़ सीखा है, और वो लफ्ज़ क्या है? डाई इलेक्ट्रिक। किसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक? हम बोला
डाइइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटिंग मीडियम है। अच्छा, सबसे पहली बात, इंसुलेटर ही क्यों है? हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन चार्जेस एट रेस्ट। हम कोई ऐसा मीडियम इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि चार्जेस को मूव करवा दे, एंड द मीडियम विच कैन रिटेन चार्जेस इज एक्चुअली इंसुलेटर। सो हर इंसुलेटर को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक, जिसको हम चार्जेस के दरमियान में प्लेस कर सकते हैं। और अगर मैं के पे वैल्यू पुट करूं डाइइलेक्ट्रिक वाली, तो फिर फार्मूला बन जाएगा एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। अब देखें जो के की वैल्यू है वो भी बदल रही है। के वैक्यूम में एप्सिलॉन आर नहीं आता, जबकि के मीडियम में एप्सिलॉन आर आता है। तो अगर मैं कूलम्ब कांस्टेंट की डिपेंडेंस की बात करूं, अगर तो मैं बात करता हूं कूलम्ब कांस्टेंट की डिपेंडेंस की, तो कूलम्ब कांस्टेंट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। कूलम्ब कांस्टेंट डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे कैसे? अगर तो जनरली देखा जाए ना, तो नोट कीजिएगा के की जो वैल्यू है वो फार्मूला से कुछ यूँ निकलती है। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 क्रॉस 10 पावर -12, विच इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10 पावर 9, और यूनिट आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के उल्ट, विच इज न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI की निस्बत कोई और चूज़ करेंगे तो वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन आज के दौर में ये फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता ये फ़र्क? क्योंकि देखिए ये लॉ कब स्टेट किया गया था? 1784 में। SI सिस्टम कब आया था? 1960 में। इट मीन्स कि 1960 से पहले वी हैड मल्टीपल मेजरिंग सिस्टम्स। तो अलग अलग सिस्टम के बदलने से वैल्यू भी बदलती थी। जैसा आपने अपने केमिस्ट्री की बुक के अंदर भी देखा होगा कि आर जनरल गैस कांस्टेंट की आप 3-4 वैल्यूज़ पढ़ते हैं, और उन सब में फ़र्क क्या है भला? सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। सबके यूनिट्स चेंज होते हैं। लेकिन 1960 के बाद क्योंकि हम इस्तेमाल ही सिर्फ करते हैं SI सिस्टम, तो हम इसी वैल्यू को फॉलो करते हैं और हम इसी को लिखते हैं। और इसके अलावा डिपेंडेंस किस चीज़ पे है? तो के की डिपेंडेंस इसके अलावा है मीडियम बिटवीन चार्जेस पर। क्योंकि जब आप मीडियम चेंज करेंगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि के की वैल्यू को स्टूडेंट्स चेंज कर देगी। तो अगर यहाँ से देखें तो हमने बहुत बेसिक वे में पढ़ा कूलम्स लॉ को। अब इसके फर्दर फर्ज कर लीजिए हमारे पास ये एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ फासले पर, वो फासला क्या है मैं उसको आर कह देता हूँ, यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक और चार्ज प्लेस किया गया है, एंड दैट इज़ अ नेगेटिव चार्ज। हमने नेगेटिव चार्ज को प्लेस किया है आर डिस्टेंस पर। अब जो वैल्यू है इस पॉजिटिव चार्ज की, दैट इज़ बेसिकली Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज़ Q2, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ बेसिकली R। तो आपको तो ये बात पता है ना कि अनलाइक चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट, वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ। दिस नेगेटिव चार्ज विल बेसिकली मूव टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, और जिस फोर्स से इसे खींच रहा होगा दैट इज F21. F21 is force on second charge by first charge. लाजमन सी बात है, अगर नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव की तरफ तो पॉजिटिव भी अट्रैक्ट हो रहा होगा नेगेटिव की तरफ। सो हमारे पास ये आ जाएगा पॉजिटिव पर लगने वाली फोर्स विच इज़ F12 is basically force on
first charge by second charge, force on 2-1 is force on second charge by first charge। आपने एक चीज़ नोट की, अगर मैं इनको फार्मूलेट करूं यहाँ पर तो F21 का फार्मूला बनता है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, और अगर मैं यहीं पर फार्मूलेट करूं F12 को तो ये बन जाता है कि Q2 Q1 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये तो दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, तो फिर फर्क किस चीज का आ रहा है? डायरेक्शन का। अगर मैं ये कह दूं कि इनमें से एक फोर्स एक्शन है तो फिर सेकंड फोर्स कौन सी होगी? रिएक्शन होगी। इट मींस कि दो चार्जेस के दरमियान में लगने वाली फोर्स जो एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर लगाता है और वो फोर्स जो दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर लगाता है वो हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम होती है, लेकिन फ़र्क किसका होता है? डायरेक्शन का। तो हम ये बात इजीली कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज। हमने मोड ड्रॉ किया तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाए और अगर यहीं पर बात करते करते हम डायरेक्शन की बात भी करें तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस साइन इन्वॉल्व हो जाएगा कि दीज आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हमें ये बात याद होनी चाहिए, और क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है तो हम कह देते हैं कि कूलम फोर्स इज बेसिकली आ म्यूचुअल फोर्स। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि एक चार्ज छोटा है या बड़ा है, जितनी फोर्स छोटा चार्ज बड़े चार्ज पर लगा रहा होगा उतनी ही फोर्स बड़ा चार्ज छोटे पर लगा रहा होगा, और कूलम फोर्स की तभी रेशो हमेशा सेम बनती है। अब करेंगे इससे कुछ क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स अब हम साथ ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के, ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। नेगेटिव चार्ज ऑन अ बॉडी, नेगेटिव चार्ज ऑन अ बॉडी इज ड्यू टू, नेगेटिव चार्ज बॉडी पर क्यों पाया जाता है? अल्फा है deficiency of प्रोटॉन, बीटा है excess of इलेक्ट्रॉन, चार्ली है deficiency of इलेक्ट्रॉन, जबकि डेल्टा है बोथ ए एंड बी। अब देखें, देखने से हमें कुछ फील यूं आती है कि जैसे ये बताना चाह रहा है कि प्रोटॉन कम हो जाए तो तब भी नेगेटिव चार्ज आता है। पर हमने ये बात पढ़ी थी कि हम जब भी किसी बॉडी पर चार्ज की बात करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात नहीं की जाती, क्योंकि वो तो न्यूक्लियॉन्स हैं, उनसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। चार्ज नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, डैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है। So option, correct option of this question is beta, excess of electron in a body. अगर हम फर्दर देखें तो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है हमसे कि as
द इलेक्ट्रिक force between two electrons placed at 1 meter will be, दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जिनमें डिस्टेंस 1 मीटर है कितनी फोर्स पाई जाती होगी। अल्फा नोट कीजिएगा 2.3 क्रॉस 10 पावर -30 न्यूटन, बीटा इज 2.3 10 पावर -28 न्यूटन, चार्ली इज 2.3 10 पावर -32 न्यूटन, जबकि डेल्टा इज 2.3 10 पावर -26 न्यूटन। तो नोट कीजिएगा बात किन की हो रही है, बात हो रही है दो इलेक्ट्रॉन्स की जिनमें डिस्टेंस 1 मीटर है। हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स। सो एफ ई इज इक्वल टू के ई बाय आर स्क्वेयर। स्टूडेंट्स के आ जाएगा 9 क्रॉस 10 पावर 9 टाइम्स 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 टाइम्स 1.6 10 पावर -19, जबकि नीचे आ जाएगा यहाँ पे आर की जगह पे 1 का स्क्वेयर। अब ज़रा फर्दर देखिएगा, एफ ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 2.56। 2.5 में से सिंपल कह रहा हूँ 2.5 हो गया। 2.5 इंटू 9, 9 इंटू 2 कितना होता है 18, 9 का हाफ क्या होता है 4.5, दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 22.5। हम इसको लिख सकते हैं ना 2.3 क्रॉस 10, क्योंकि 23 को मैंने लिखा है 2.3 क्रॉस 10, साथ ही आ गया ये +1 था, 10 का +1 साथ ये 9 -19 -19 नीचे 1 तो 1 ही रह गया। -19 इज इक्वल टू -38, -38 प्लस 10 इज इक्वल टू -28 न्यूटन्स। तो स्टूडेंट्स इन सब में से बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्दर नोट कीजिएगा, अगर मैं यहीं से देखूं तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि what will be the कूलम फोर्स क्या होगी if magnitudes of both charges are doubled, if magnitudes of both charges are doubled। अगर मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी एंड डिस्टेंस between them is halved। नई फोर्स क्या होगी अगर तो मैं उनकी मैग्नीट्यूड्स को, उनकी वैल्यूज़ को डबल कर देता हूँ और मैं उनके डिस्टेंस को हाफ कर देता हूँ। तो अगर हम यहाँ से देखें तो नोट कीजिएगा अल्फ़ा आ जाएगा
F means remain same, 4F मीन क्वाड्रपल 4 टाइम्स हो गया है, 2F मीन डबल हो गया है, 16F मीन 16 टाइम्स हो गया है। नाउ लेट्स चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। हमने कहा F इज इक्वल टू K, तो ऐसे कैसे आ जाएगा? फर्स्ट चार्ज इज डबल्ड, सेकेंड चार्ज इज डबल्ड, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड। अगर यहाँ से देखें तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 4K Q1 Q2 और नीचे आ जाएगा R स्क्वेयर बाय 4 स्क्वेयर लेके, ये 4 भी ऊपर आ जाएगा। दिस बिकम्स 16 टाइम्स K Q1 Q2 by R square, which is actually F. So 16 times of force is the answer. हमें यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि what will be the Coulomb force? Coulomb force क्या होगी if magnitude of both charges are doubled and distance between them is also doubled, then what will be the new electric force? हमें ऑप्शन सेम दे दी गई, F, 4F, 2F एंड 16F। अब हम इसको सॉल्व करेंगे विद दिस डाटा। हमारे पास कूलम फोर्स का फार्मूला होता है कि यहाँ पे आ गया डबल्ड, सेकेंड चार्ज भी डबल्ड, जबकि डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल्ड। 2 इंटू 2 कितना बन गया? 4 टाइम्स ऑफ K Q1 Q2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 टाइम्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 4 इस 4 के साथ कैंसल, और क्या बचा बाकी? बाकी आ गया K Q1 Q2 by R square, which is actually equal to previous force. So answer is that force will remain the same, it will be F. हमें क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है, if there are two charges, 5 microcoulomb and 20 microcoulomb, which charge will exert more force? Which charge will exert more force? इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा चार्ज फोर्स लगा रहा है? हमें अल्फा दिया जाता है Q1, बीटा कहते हैं Q2, चार्ली ऑप्शन है कि सेम फोर्स अप्लाई होती है, और डेल्टा कहा जाता है अनप्रेडिक्टेबल, कि हमें ये बात नहीं पता, हम सिर्फ चार्जेस की मैग्नीट्यूड को देख के इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो बड़ी सिंपल सी बात सुनिएगा, हम लोगों ने एक बड़ा कॉमन सा की पॉइंट पढ़ा, और वो ये डैट कूलम फोर्स, अगर कूलम फोर्स की बात की जाती है तो कूलम फोर्स इज बेसिकली अ म्यूचुअल फोर्स। कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। जितनी फोर्स Q1 लगाता है वही सेम फोर्स Q2 भी लगाएगा,
तो अल्टीमेटली बोथ विल अप्लाई सेम फोर्स, सो करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज चार्ली। अब जरा हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, if force between two charges is, if force between two charges is 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, and magnitude of first charge is 1 microcoulomb, second charge is placed at distance of 3 meter, then what will be the value of second charge? हमें साथ ही यहाँ पे ऑप्शंस कुछ यूं दे दी जाती हैं, अल्फा इज 1 मिलीकूलम, बीटा इज 1 माइक्रोकूलम, चार्ली इज 1 कूलम, डेल्टा इज 1 नैनो कूलम। उसने कहा कि देयर आर टू चार्जेस Q1 and Q2 which are placed at the distance of 3 meter. If the magnitude of first charge is 1 microcoulomb and the force between them is 1 kilonewton, then what will be the magnitude of the second charge? हमने Q2 को निकालना है। हमें बहुत सिंपल सी बात पता है कि F is equal to K Q1 Q2 by R square। अगर मैं यहाँ से देखूँ ना तो Q2 का फार्मूला आ जाता है FR स्क्वेयर बाय K Q1, Q पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, K एंड Q1 विल डिवाइड, यहाँ से F आ गया 1 किलो न्यूटन, इट मीन्स 10 पावर 3, R था 3 तो 3 का स्क्वायर आ गया 9, K की वैल्यू होती है 9 क्रॉस 10 पावर 9, Q1 था 1 माइक्रो, इट मीन्स 10 पावर -6। अब ज़रा नोट कीजिएगा, ये 9 तो कट गया इस 9 के साथ, 10 पावर 9 -6, सो ऊपर तो सेम रहा भी 10 पावर 3, जबकि 10 पावर 9 -6 इज 10 पावर 3 विच इज इक्वल टू 1 कूलम, क्योंकि दीज विल अल्टीमेटली कैंसल। तो जो करेक्ट आंसर बचा दैट इज चार्ली, चार्ली इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें यहाँ से क्वेश्चन कूलम्स लॉ से ऐसे भी पूछा जा सकता है, जरा नोट कीजिएगा, इफ फोर्स in presence of vacuum is 64 Newton, 64 Newton, and a medium of value epsilon r, of value epsilon r, 4 is inserted between the charges। जैसे देखिएगा, अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन देम, और हमने इन दोनों के दरमियान में ये एक मीडियम इंसर्ट कर दिया जिसकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें पता है 4 है, और पूछा ये जाता है कि व्हाट विल बी द फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। हमें ऑप्शन दे दी गई पहली, फर्स्ट ऑप्शन इज 64 न्यूटन्स, बीटा ऑप्शन इज 128 न्यूटन,
चार्ली ऑप्शन इज 32 न्यूटन, जबकि डेल्टा ऑप्शन इज 16 न्यूटन। अब एक बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा, हमने फार्मूला पढ़ा था फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। अगर यहाँ से देखें तो क्या हम ये बात नहीं कह सकते कि दिस इज एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। जो मैंने हर पोर्शन मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज एक्चुअली फोर्स इन वैक्यूम बाय एप्सिलॉन आर। हमें यहाँ से ये बात भी स्टूडेंट्स कंफर्म हो जाती है कि क्योंकि एफ मीडियम इनवर्स आता है एप्सिलॉन आर के, तो जब भी हम किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करेंगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज़्यादा होगी एंड फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम हमेशा कम हो जाएगी। सो व्हेन एवर अ मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस, फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेज, यह हमेशा कम हो जाती है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो फोर्स इन वैक्यूम इज 64/4 इज एक्चुअली 16 न्यूटन। सो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अब जरा हम फर्स्ट अपना फर्दर क्वेश्चन हम नोट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कुछ इस तरह से कि यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, इट मीन्स हमसे पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। पहला ऑप्शन दिया है मीटर फैरड, मिली नहीं मीटर फैरड, मीटर बाय फैरड, फैरड बाय मीटर एंड डेल्टा इज 1/फैरड मीटर। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अब तक जो आपने यूनिट्स पढ़े वो था पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, वहाँ पे तो हमने कभी भी इन टर्म्स ऑफ फैरड पढ़ा ही नहीं। अगर निकालना पड़ जाए तो हम कैसे देखेंगे, ज़रा नोट कीजिएगा। सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा होता है पार्ट 2 में, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। हमने इसे ही क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि फैरड की बात हो रही है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की बात हो रही है, तो हम इसको सी के फार्मूला से ही निकालेंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी डी बाय ए। सी इज़ फैरड, डी इज़ मीटर, ए इज़ मीटर स्क्वायर, मीटर कट गया इस एक के साथ। सो ओवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फैरड पर मीटर। स्टूडेंट्स, हमें इस टॉपिक से रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट बी पूछा जा सकता है कि यूनिट ऑफ relative permittivity is, unit of relative permittivity is, अब ज़रा अल्फ़ा नोट कीजिएगा, अल्फ़ा इज़ एक्चुअली पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, बीटा इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, चार्ली इज़ फैरड पर मीटर, जबकि डेल्टा इज़ नो यूनिट। अच्छा, अब यहाँ पर जिस क्वांटिटी की बात हो रही है ना, बेसिकली डैट इज़ एप्सिलॉन आर, और आपने ये बात नोट की थी कि एप्सिलॉन आर इज़ एक्चुअली रेशो ऑफ फोर्सेस या फिर रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़, तो इट शुड हैव नो यूनिट।
कोई यूनिट इसका नहीं होना चाहिए। अगर हम फर्दर देखें तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है हमसे कि इफ देयर आर टू चार्जेस, magnitude of first charge is plus 5 microcoulomb and magnitude of second charge is minus 2 microcoulomb and 2 microcoulomb charge is added in both charges। हम 2 माइक्रोकूलम को दोनों में ऐड कर देते हैं, 2 माइक्रोकूलम 5 वाले में, 2 माइक्रोकूलम -2 वाले में, और ऐड करने के बाद बताइए कि व्हाट विल बी द न्यू कूलम फोर्स। हमने जब इसमें 2 माइक्रोकूलम को ऐड किया तो आ गया +7 माइक्रोकूलम। जब Q2 में 2 माइक्रोकूलम को ऐड किया तो ये चार्ज हो गया 0, और हमें फिर न्यू फोर्स पूछी गई है। 7 ऑप्शंस दे दी गई कि न्यू फोर्सेस आर एक्चुअली, 7 बता दिया गया, 4 times of previous force, 2 times of previous force, half of previous force, या फिर 0। तो याद रखिएगा कि अगर तो कूलम्स लॉ के फार्मूला में हम ये चीज़ नोट करें कि जो एक फोर्स है और वो एक फोर्स 0 है, जैसे कि इस फोर्स के फार्मूला में जो सेकंड चार्ज है वो 0 है, तो फिर टोटल फोर्स भी 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, बिकॉज दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जब इस पर चार्ज ही नहीं रहा तो फोर्स भी नहीं रहेगी। तो अल्टीमेटली करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0, क्योंकि +2 को ऐड करने से -2 खत्म हो गया, चार्ज 0 हो चुका था। हम यहाँ पे क्वेश्चन एक और कुछ यूँ नोट करेंगे कि विच ऑफ फॉलोइंग, इनमें से कौन सी करेक्ट वैल्यू है, सही वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर, कौन सी सही वैल्यू है रिलेटिव परमिटिविटी की। साथ ही हमें ऑप्शंस बता दी जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 1/2, बीटा ऑप्शन इज 0.314, चार्ली ऑप्शन इज -2.1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 7.4। तो बताइए कि इनमें से कौन सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, या फिर कौन सी वैल्यू वैलिड है एप्सिलॉन आर के लिए। तो याद रखिएगा कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो वैक्यूम के लिए होती है ना, वो 1 होती है। तो बाकी जौन सा मर्जी मीडियम हो, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से स्टूडेंट्स ज़्यादा होती है। इट मीन्स 1 से कम नहीं हो सकती। अगर 1 से कम पॉसिबल नहीं है ना, तो 1/2 या 0.3 पॉसिबल नहीं है, और 1 से कम अगर पॉसिबल नहीं है तो नेगेटिव भी पॉसिबल नहीं है। सो 1 से ज़्यादा इनमें से कौन सी वैल्यू है? ओनली डेल्टा। डेल्टा है जो 1 से बड़ी है। सो इन सब में से डेल्टा इज़ द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। और एक बात स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि जो भी वैल्यू हम मेटल्स के लिए देखते हैं एप्सिलॉन आर की, वो हमेशा इन्फिनिटी होती है। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मेटल्स इज ऑलवेज इन्फिनिटी, इनफाइनाइट होती है हमेशा। स्टूडेंट्स वन मोर क्वेश्चन इज द electric force between electron and singly ionized
helium ion electric force between electron and singly ionized helium ion placed at 2r distance is, हम इसको 2r कह सकते हैं, distance is हमने निकालना है फोर्स कितनी होगी। अल्फा ऑप्शन इज बेसिकली f, बीटा ऑप्शन इज 2f, चार्ली ऑप्शन इज 4f, डेल्टा ऑप्शन इज f/4। एक बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन की बात की गई स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है Q1 दैट इज E, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम बात ही करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की कूलम्स लॉ के अंदर। एंड Q2 इज इक्वल टू सिंगली आयोनाइज्ड, यानी कि ना ये हीलियम +1 है, तो इस पर भी सिर्फ E है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं सो दिस बिकम्स F इज इक्वल टू K E बाय 2R का स्क्वायर। तो ये वाला क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 था, ये 1/4 इधर अलग हो गया, बाकी आया KE²/R², तो ये आ गया 1/4 टाइम्स F। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। एक बिल्कुल लास्ट बात, कई स्टूडेंट्स इस बारे में परेशान होते हैं, क्यूरियस होते हैं कि एक एटम के ऊपर जब हम बात करते हैं ना, एक एटम की मतलब कि न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स शामिल हैं और इसके इर्द गिर्द जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स होते हैं क्यूरियस कि सर जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्या इन दोनों पर कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता। तो याद रखिएगा, अगर तो मेरे पास न्यूक्लियस के अंदर हम फर्ज कर लेते हैं 2 प्रोटॉन्स हैं, तो स्टूडेंट्स प्रोटॉन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन से प्रोटॉन पर तो कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो इस पे कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल होता है। अगर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो इनके दरमियान में कूलम्ब फोर्स ही पाई जाती है। पर स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं ना प्रोटॉन टू प्रोटॉन, तो ये हमारे पास कूलम्ब फोर्स नहीं है, दिस इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, तो फिर प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन कैसे एप्लीकेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है और हमने पढ़ा होता है कूलम्ब फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब लॉ को एप्लीकेबल करने की 2 शराइत हैं। पहली शर्त ये है पॉइंट चार्जेस, वेरी स्मॉल चार्जेस। सेकेंड शर्त ये है स्टेशनरी चार्जेस। लेकिन एक एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है तो वो तो स्टेशनरी नहीं है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली कूलम्ब लॉ की शर्त ये है कि दोनों में से कोई एक स्टेशनरी लाजमी होना चाहिए, या तो दोनों स्टेशनरी हो या कोई एक स्टेशनरी हो, क्योंकि जब दोनों मूविंग हो जाएंगे ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगना बंद कर जाएगी और कूलम्ब फोर्स क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स आना शुरू हो जाएगी 2 मूविंग चार्जेस के दरमियान। लेकिन जब कोई एक स्टेशनरी होता है तो ये एक स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को एमिट कर रहा होता है, और ये जो मूविंग है ये मूविंग दोनों एमिट कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक भी एमिट कर रहा है जबकि साथ साथ ही ये मैग्नेटिक भी एमिट कर रहा है। लेकिन इसकी मैग्नेटिक फोर्स किसी काम तो आती नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स के मिलने से इलेक्ट्रिक फील्ड्स की ओवरलैपिंग से
इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हो जाती है। तो अगर कोई एक भी स्टेशनरी है तो तब भी कूलम फोर्स एप्लीकेबल होता है। स्टूडेंट्स, आज हमने देखा है कूलम्स लॉ में से किस किस तरह के बेशुमार एमसीक्यूज आ सकते हैं। मीडियम डिपेंडेंस, के की डिपेंडेंस, उसके अलावा इनकी म्यूचुअल फोर्सेस के बारे में पढ़ा। तो और उम्मीद है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी किसी क्वेरी के मामले में कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकें।